अस्सलाम वालेकुम दिनोली हमें खुश आमदीद। असल में ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। सेकंड ईयर कॉमर्स के लिए भी है और बीकॉम पार्ट वन की अकाउंटिंग के लिए भी है। तो हमने ये सोचा टॉपिक बहुत बड़ा है तो हम इसको लेक्चर सीरीज में करें। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे ये लेक्चर वन है। इसी तरीके से हम लेक्चर सीरीज अपलोड करते रहेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, लेक्चर वन टू थ्री, और अलग अलग मेथड डिस्कस करेंगे। अभी हमारा इस वीडियो का मकसद यही बताना है कि हम इस तरीके से इसमें लेक्चर्स पोस्ट करेंगे और इसमें हम अभी बेसिक देखेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके मेथड क्या होते हैं और कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ एसिड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, टॉपिक की जा रही है, हम देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। टॉपिक को कवर करेंगे, हम डेप्रिसिएशन देखेंगे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसिड क्या होती है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या होता है, उनका कॉन्सेप्ट, उनका फार्मूला क्या होता है। अभी हम ये देखेंगे, इसके बाद हम एक एक मेथड को सोल्व कर लेंगे। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? क्वेश्चन ये होता है, देखो जब भी हम डेप्रिसिएशन करने जाते हैं तो पहले हमें मालूम होना चाहिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। हम फार्मूले याद कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशंस भी सारी कर लेते हैं, हमें मालूम नहीं होता डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ये लिखा हुआ है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड ओवर टाइम। इसका आम अल्फाज में मतलब ये है कि कोई भी फिक्स एसिड जिसकी वैल्यू साल ब साल, टाइम के टाइम, वक्तन फवक्तन कम हो रही हो, और जिस जो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू। दूसरी बार में पढ़ लेते हैं, डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ एन एसेट्स वैल्यू हैज बीन यूज्ड अप। दूसरा मतलब ये है कि कितना, जब भी एसेट यूज होता जाता है तो उसकी वैल्यू, कुछ वैल्यू कम होती जाती है। तो जो वैल्यू कम होती जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन हमारा हमेशा टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट पे होता है। जिसकी कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दी है। मशीनरी, मशीनरी एंड बिल्डिंग देखेंगे, ये हमारे फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इसलिए हमारे इंटेंजिबल एसेट भी होते हैं, हम किसी एक वीडियो में टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को डिस्कस कर लेंगे, मगर ये हमारा फिक्स एसेट के ऊपर होता है। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन जब भी हम करने जाते हैं, इसमें दो चीजें हमारे हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने देख लिया क्या होता है। एक होती है सैल्वेज रेजिडुअल वैल्यू और दूसरी होती है लाइफ। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू जानना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब भी हम फार्मूला सोल्व करते हैं उसमें ये लफ्ज अक्सर देखने को मिलता है, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। असल में हम फार्मूले में याद कर लेते हैं, वही बात है, हमें मालूम नहीं होता ये होती क्या है। ये होती है डिस्पोज ऑफ अमाउंट डिवाइडेड ऑफ एसिड अमाउंट। यानी कि जब भी हमने इसका एक तखमीना, एक लागत होती है कि जब हम एसिड को डिस्पोज ऑफ करेंगे, जैसे जब हमारे बिल्कुल काम का नहीं रहेगा तो हम इसकी कुछ कीमत हमें मिलेगी। जैसे मशीनरी होती है, जब मशीनरी ऑफिस कंपनी में चल रही होती है तो वो, उसकी एक कीमत होती है, वो डेप्रिशिएट होती जाती है। जो उसमें जो लोहा होता है, उसका जो लोहा या वेस्टेज वगैरह होता है, जब वो बिकता है एंड में तो उसकी भी कोई कीमत होती है, तो वो होती है डिस्पोजेबल ऑफ एसिड। लाइफ इन लाइफ सिंपल, उसकी लाइफ होती है जो ईयर में डिफाइन होती है। किसी एसिड की लाइफ 10 साल, किसी की 5 साल, मशीनरी की लाइफ होती है, बिल्डिंग की लाइफ होती है। इस तरीके से हम इसको लाइफ इन ईयर लेते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक होती है कॉस्ट ऑफ एसिड। जब भी हम कोई एसिड खरीदते हैं तो उसकी एक कॉस्ट, उसकी एक कीमत, उसकी एक लिस्ट प्राइस होती है। उसके हम टोटल प्राइस का कैलकुलेट करते हैं कि वो हमें पहुंच के, हमारे पास आके, अब एक मशीनरी हमारे पास फिट होके कितने की पड़ी, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसिड। इसमें लिखा हुआ है इट्स इंक्लूड परचेज प्राइस एंड ऑल एक्सपेंस मेकिंग एसिड इन यूजेबल कंडीशन। यानी कोई भी एसिड हम खरीदते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, मशीनरी की एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मशीनरी हो गई, मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाने तक के लिए जितने अमाउंट लगे हैं वो कॉस्ट ऑफ एसिड, एसिड की कॉस्ट का हिस्सा होता है। यानी कि इसमें प्राइस भी होती है और प्राइस के अलावा घर तक लाने के लिए जो भी पैसे लगे हैं, जिससे कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि हम लोग अगर फ्रिज खरीदते हैं, उसको जब हम घर तक लाते हैं, जो सुजुकी का किराया होता है वो उस कॉस्ट ऑफ एसिड का हिस्सा होता है। अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ एसिड को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से हम हेड लेते हैं और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा कॉस्ट ऑफ एसिड। सबसे पहले लगता है लिस्ट प्राइस। एक कीमत होती है, जाहिर सी बात है एसिड की, वो लिस्ट प्राइस होती है, वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। अब कभी कभी ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, कैश डिस्काउंट भी होता है, हमें डिस्काउंट मिलते हैं तो हम डिस्काउंट ले करके इसकी एक परचेज प्राइस ले लेते हैं। जैसा कि हमने कहा, वो यूजेबल कंडीशन में लाने तक के सारे एक्सपेंसेस हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अब हम एक्सपेंसेस देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना कि यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब ऐड होंगे। मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाउंडेशन चार्जेस। यानी कि जब हम कोई मशीनरी लेते हैं, मशीनरी बनाते हैं तो उसकी एक फाउंडेशन बनती है, उसकी कुछ चार्जेस होते हैं। इंस्टॉलेशन करवाते हैं मशीनरी को, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस होती है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है। जितनी भी किस्म की ड्यूटी, जितने भी किस्म के टैक्सेस, वो सब कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। जब हम इन सब को प्लस करते हैं तो इनको इनको हम इसमें लेस नहीं करते, हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये निशान थोड़ा गलत बना हुआ है, इसको हम इसमें से ऐड कर देते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन का हिस्सा हो जाता है। तो ये लेस नहीं होगा, ये इसमें ऐड होगा।
तो हमने ये इसमें ऐड कर दिया। जब इसमें ऐड किया, जो परचेज प्राइस उसमें जो जितने भी एक्सपेंसेस थे वो ऐड हुए। ये जो वैल्यू है ना, ये कॉस्ट ऑफ मशीन है। अब जो भी हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, इस पे परचेज प्राइस पे नहीं होगा, क्योंकि ये सब मिला के जो वैल्यू बनी है ये असल कॉस्ट ऑफ मशीन है। कभी भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हमारे फर्स्ट ईयर कॉमर्स में कॉस्ट ऑफ मशीन का सवाल आ जाता है, डेप्रिसिएशन में भी अक्सर आ जाता है, तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी होती है, फिर हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो याद रखिए, जो मशीन की लिस्ट प्राइस होगी उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, हमेशा डेप्रिसिएशन इस कॉस्ट पे लगेगा जो सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद आएगी। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं फार्मूले क्या होते हैं। उसके हम देखते हैं 4 मेथड है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, मेथड यूनिट प्रोडक्शन, ओवर मेथड। अब हम देखते हैं इनके फार्मूले, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है हमारे यहाँ और तकरीबन लोगों को पता भी होता है। इसमें का फायदा क्या है, इसमें हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन आता है, यानी कि अगर पहले साल 5,000 का डेप्रिसिएशन आया, दूसरे साल भी 5,000 का आएगा, तीसरे साल भी 5,000 का आएगा, चौथे साल भी 5,000 का आएगा, और इस जितना साल की लाइफ होगी उसमें वो डिवाइड होता रहेगा 5,000 का डेप्रिसिएशन। तो इसलिए हम कहते हैं इक्वल डेप्रिसिएशन। बहुत आसान फार्मूला है, एक साल का निकाल लें और वही आप अगले साल का ट्रीट करते जाएं और माइनस करते जाएं। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू लाइफ इन ईयर। सेल्वेज वैल्यू हमें मालूम है, हमने पहले पढ़ लिया, और लाइफ इन ईयर हमें मालूम है, लाइफ गिवन होती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन मेथड का फार्मूला। अच्छा, इसका फार्मूला भी तकरीबन मिलता जुलता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, मगर ये जो फार्मूला बना है प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक मशीनरी है उसकी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो इतने यूनिट बना लेगी, इतनी प्रोडक्शन कर लेगी, तो उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए ये फार्मूला ड्राइव किया गया है। इस फार्मूला होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू लाइफ इन, उसमें ईयर था और लाइफ इन यूनिट है, और टोटल यूनिट प्रोड्यूस, कितने यूनिट प्रोड्यूस कर चुकी है अभी तक, तो ये इसका फार्मूला होता है। इसमें हम देखते हैं आवर्स मेथड, इसमें हम देखते हैं कैपेसिटी इन आवर्स, यानी कि एक मशीन कितने घंटे चल लेगी, कितने घंटे काम कर सकती है, वो तो हम इसमें आवर्स के ऊपर देखते हैं। इसका फार्मूला सेम यूनिट प्रोडक्शन की तरह है, बस में ये आवर्स का इजाफा हो जाता है और ओवर्स यूज का इजाफा हो जाता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेलिंग वैल्यू लाइफ इन आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर्स यूज। अब हम देखते हैं डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस। ये भी बहुत दफा क्वेश्चन आ जाता है, सवाल आ जाता है पेपर में। इसका है एवरी ईयर चार्ज ऑन बुक वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि इसमें ना सबसे पहले हम मशीन की कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, उसके बाद जब भी हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर करते हैं, यानी कि हर साल बुक वैल्यू निकलेगी और बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब पहले साल होगा तो हम डायरेक्ट कॉस्ट पे लेंगे, मगर जब दूसरे साल पे होगा तो जो कॉस्ट होगी उसमें जो पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस करेंगे, तो हमारा बुक वैल्यू आएगी, और इस बुक वैल्यू के ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें कोई रेट दिया होता है जैसे 10%, 12%, 5%, तो हम उस रेट के ऊपर ये फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आप देखते रहिएगा, हम इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन के इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन मेथड को सॉल्व करेंगे, डिमिनिशिंग को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी इंक्रीज करेंगे, लॉस और गेन को करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।